नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं घनश्याम शर्मा आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे दिनांक 28 मई 2021 के करंट अफेयर्स पर। तो कुछ प्रमुख खबरें जिन पर डाल सकते हैं आप नजर। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी ले सकते हैं फायदा हमारी गुलदस्ता बुक का, जो कि अवेलेबल है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल माह का ये अंक है और मई माह का भी इस महीने के समाप्त होने के साथ ही आपको मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इसके अलावा 2020 का जो है ईयर बुक भी वहां पर अवेलेबल है। तो अगर आप भी एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो आरएस एग्जाम की रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, वे हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सक्लूसिव मैटर ओनली और ओनली इसी एग्जाम के लिए होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जुड़ा हुआ राजस्थान से। दोस्तों, हाल ही में कल केंद्र सरकार ने एक वक्तव्य दिया जिसके अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में हाल ही में लागू की गई ऑक्सीजन मित्र योजना जो है उसको सराहना की गई है और इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव यहां पर दिया गया है और उसका नाम है बीकानेर। तो बीकानेर के कलेक्टर द्वारा वहां पर ऑक्सीजन के सदुपयोग और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जो है इस मुहिम की शुरुआत की गई थी और इस प्रकार से जो है लोगों की जो ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या थी उसको भी दूर किया था। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया। तो बीकानेर के जो कलेक्टर हैं नमित मेहता, उन्होंने जो है अपने वहां के साथियों के साथ में मिलकर के और ऑक्सीजन मित्र जो है उनकी व्यवस्था की। ऑक्सीजन मित्र के अंतर्गत प्रत्येक कोविड केयर सेंटर पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया ऑक्सीजन मित्र के रूप में, जिनका काम ही यह था कि किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की बर्बादी ना हो। अर्थात होता क्या है कि जनरली जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है तो अलग अलग समय पर भी जब लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो भी जो है उस ऑक्सीजन को वेस्ट किया जाता है, जैसे कि भोजन करते समय या फिर वो प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ऐसे दौरान भी अगर ऑक्सीजन चलती रहती है तो इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन का नुकसान होता है। और इन्होंने यही काम किया कि जब कभी इस तरह से कोई व्यक्ति जाए या फिर उपयोग नहीं हो रहा तो उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार से ऑक्सीजन मित्रों को यह दायित्व दिया गया और वहां पर हर रोज करीब 200 सिलेंडरों की बचत हो रही है, जिनका प्रयोग दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए किया गया। तो जैसे पहले भीलवाड़ा मॉडल को कोरोना के प्रसार के लिए लागू किया गया था, उसी तरह से अब बीकानेर मॉडल को पूरे देश भर में जो है लागू किया जाएगा। भीलवाड़ा मॉडल पर प्रश्न पूछा गया था, यहां पर इससे जुड़ा प्रश्न भी आपसे आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत अर्थात जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है और ऊर्जा भंडारण मतलब एनर्जी का जो भी हम स्टोरेज करते हैं उसमें किए गए अनुसंधान या रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से इनको जो है सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया है। इनका नाम है CNR राव। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो CNR राव एक प्रोफेसर है, ठीक है, और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी स्टोरेज बनाने के लिए, उसमें अनुसंधान के लिए इन्हें इंटरनेशनल एनी पुरस्कार दिया गया, जिसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार का एक अन्य नाम है एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार। अब बात आती है कि प्रोफेसर राव ने आखिरकार किया क्या है। प्रोफेसर राव जो है पूरी दुनिया में चूंकि लोगों की ऊर्जा की खपत बढ़ रही है और ऊर्जा के संसाधन कम हो रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वे हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऊर्जा के स्रोत और इसके साथ साथ उसके स्टोरेज दोनों पर ही इन्होंने बहुत रिसर्च किया है और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण प्रोफेसर राव के काम के मुख्य क्षेत्र हैं। इन्होंने बहुत सी ऐसी तकनीकें विकसित की है जिनसे हाइड्रोजन का प्रयोगशाला में और बाहर भी उत्पादन किया जा सकता है। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामीय प्रणालियों पर उनके काम के लिए दिया गया है। तो उन्होंने बहुत से ऐसे धातु ऑक्साइड बनाए हैं जिनका ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उपयोग होता है। कार्बन नैनोट्यूब्स पर उन्होंने रिसर्च किए हैं। इनमें उन्होंने ग्राफीन का निर्माण किया, बोरान नाइट्रोजन कार्बन हाइब्रिड सामग्री का, तो नैनो टेक्नोलॉजी पर, नैनो लेवल पर इनके बहुत से काम है। मॉलिब्डेनम सल्फाइड जो है उसका भी इन्होंने प्रयोग किया ऊर्जा अनुप्रयोगों में, और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अर्थात ऐसी हाइड्रोजन जो बिना पर्यावरण को क्षय किए, बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादित की जा सकती है, इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने काम किया है।
ये सभी वास्तव में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, जिसमें सौर या पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली द्वारा सक्रिय पानी, थर्मल पृथक्करण और इलेक्ट्रोलिसिस के फोटो डिसोसिएशन शामिल है। ये सभी वो प्रोसेसेस हैं जिनको इन्होंने बनाया है। तो आपको याद रखना है, प्रोफेसर राव ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में खासकर हाइड्रोजन के उत्पादन और उसके स्टोरेज पर काम कर रहे हैं और इसीलिए इनको एनी पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के बारे में। पोर्टल का नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है सेहत। सेहत ओपीडी नाम से ये पोर्टल है और ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सशस्त्र बल के सभी लाभार्थियों के लिए। तो सशस्त्र बल के सभी लाभार्थियों को घर बैठे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए, टेली कंसल्टेशन अवेलेबल कराने के लिए इस ई हेल्थ असिस्टेंस का जो है लॉन्चिंग की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसे ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में लॉन्च किया गया। ये पोर्टल सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। इसके जरिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा पूर्व सैन्य कर्मी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात कर पाएंगे और उन्हें परामर्श भी मिलेगा। इससे रक्षा कर्मियों के लगभग 4 करोड़ परिवारजनों को लाभ होगा। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति हैं वो बिना जो है प्रतीक्षा किए सीधे डॉक्टर से परामर्श कर सकेंगे। अर्थात ऐसे लोग जो कि क्रिटिकल हो सकते हैं तो इनको प्रायोरिटी भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा ओके, इससे पहले और भी ऐसे लॉन्च किए गए हैं प्लेटफॉर्म जिन पर भी हम बात कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो है वो इसी तरह का एक पोर्टल था और सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को हर महीने सुविधा मिल रही है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का पहला घटक है, जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल जो है उसके तहत लागू किया गया है और आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है, उनको ये कनेक्ट करता है। फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के एप्लीकेशंस में ही ये जो है सर्विस है और इसे 23 राज्यों में लागू किया जा चुका है। सेकंड जो इसमें किया गया है वो है ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी भी इसका दूसरा घटक है जो रोगी से चिकित्सक के बीच बातचीत को सक्षम बनाता है। तो रोगी से सीधा चिकित्सक बात कर सकता है। इसके लिए ई संजीवनी ओपीडी ई संजीवनी का ही एक और सेकंड घटक के रूप में बनाया गया। अब सेहत पोर्टल सभी सुरक्षा बल जो है हमारे, उनके लिए, सशस्त्र बलों के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न एक बीमारी से जुड़ा है। दोस्तों हाल ही में एक सिंड्रोम सामने आया है जिसका नाम है पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम, PIMS-TS। ठीक है, आपको बताना है किस तरह की बीमारी है। दरअसल दोस्तों PIMS-TS कोरोना संक्रमण के बाद होने वाली एक बीमारी है जो प्रतिरक्षा अति प्रतिक्रिया को दर्शाती है। अर्थात हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जब अति संवेदनशील हो जाता है, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना होता है, उसके विपरीत क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो ये भी शरीर के लिए घातक है। चीजें चाहे कम हो या ज्यादा हो, सभी हमारे लिए घातक होती है। हर चीज संतुलन में होना बहुत जरूरी है। तो पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम को बच्चों में होने वाले मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। MIS-C दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा एक साथ बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यह SARS-CoV-2 अर्थात कोविड-19 संक्रमण से जुड़ी एक दुर्लभ स्थिति है और इसे पहली बार अप्रैल 2020 में ही देखा गया था। इस स्थिति को पैदा करने वाले कारक अभी तक पता नहीं हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक दुर्लभ प्रतिरक्षा अति प्रतिक्रिया है। अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम जो है बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करने लगता है और इसकी वजह से ये शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। इस पर और बात करें तो ये स्थिति हल्के अथवा लक्षणहीन कोविड-19 से संक्रमित जो लोग हैं उनमें 4 से 6 महीने बाद दिखाई देती है, खासकर बच्चों में। इस स्थिति के लक्षणों में बुखार, दाने निकलना, आंखों में संक्रमण और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अर्थात पेट से संबंधित लक्षण जैसे दस्त होना, पेट दर्द होना, मिचली आना, ये सम्मिलित है। कुछ दुर्लभ मामलों में अंग भी लोगों के विफल हो रहे हैं, कार्य करने की क्षमता लोगों की इसमें विफल हो रही है। तो ये एक बीमारी है जिसके बारे में मैंने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि मैंने भी हाल ही में इसके बारे में अध्ययन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्रिकेट से जुड़ा। विजडन जो कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेट पत्रिका है, उसके द्वारा हाल ही में इंग्लैंड को वनडे में उसके घर में मात देने के लिए चुनी गई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 का कप्तान बनाया गया है विराट कोहली को। इन्होंने देखो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 क्यों बनाई, दरअसल इंग्लैंड जो है ये एक ऐसी टीम है जिसने अपने घरेलू 30 मैच अभी तक खेले हैं वनडे में
और उनमें से 21 मैचों में जीत दर्ज की है। तो ये दर्शाता है कि इंग्लैंड को हराना काफी टफ है उनके घरेलू मैदानों पे। इसलिए दुनिया भर की जो बाकी टीमें हैं उनमें से ये टीम चुनी गई है जिसे नाम दिया गया है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11। क्रिकेट पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। विराट कोहली इसके कप्तान है, जबकि विराट कोहली सहित 5 भारतीयों को इसमें जगह दी गई है। तो इंग्लैंड को वनडे फॉर्मेट में उसके घर में हराना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये टीम चुनी गई। टीम में भारतीय कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा और खिलाड़ी की बात करें तो इसमें क्विंटन डिकॉक ओपनर के रूप में विकेटकीपर, बाबर आजम, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान जैसे खिलाड़ियों को भी चुना गया है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। इसी तरह से पॉलिटी और हिस्ट्री और हिंदी के बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है हमारी आरएस जंक्शन ऐप पर। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत से छात्रों की तैयारी जो है छूट चुकी है पीछे, लेकिन अब समय है कि हम वापस से तैयार हों, अपने आप को प्रिपेयर करें। क्योंकि हाल ही में आरएस एग्जाम जो है उसके रिजल्ट के लिए भी डिमांड की जा रही है, सॉरी जिसके इंटरव्यूज हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए। तो जितना जल्दी आरपीएससी का ऑफिस खुलेगा उतना ही बेहतर होगा। जैसे जैसे कोरोना केसेस कम हो रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्दी ही आपके लिए वैकेंसीज भी होंगी और इसके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाकर अपने एग्जाम दे पाएंगे और रिजल्ट भी ले पाएंगे। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।